हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने परिवार पीएम टेक साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक एसी फंडामेंटल से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व कराएंगे, जो आपके किसी भी टेक्निकल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन कि एसी को किसके द्वारा आसानी से घटाया या बढ़ाया जा सकता है। एसी सप्लाई को किसके द्वारा आसानी से घटाया या बढ़ाया जा सकता है, तो ट्रांसफार्मर के द्वारा। ट्रांसफार्मर के द्वारा, ट्रांसफार्मर यानी परिणामित्र के द्वारा, परिणामित्र के द्वारा हम आसानी से एसी को घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एसी जो ट्रांसफार्मर जो होता है वो आवृत्ति को चेंज नहीं करता है। आवृत्ति चेंज नहीं होता है, केवल ये वोल्टेज और वोल्टेज के सापेक्ष करंट को बदलता है। वोल्टेज को घटा सकता है, बढ़ा सकता है रिस्पेक्ट करंट के। तो ये क्या होता है, ट्रांसफार्मर। रेक्टिफायर क्या होता है कि यह एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर यानी दृष्टिकारी एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इन्वर्टर डीसी को एसी में, और इन्वर्टर में ऑक्सीलेटर होता है जो दोनों एसी व डीसी, एसी से डीसी और डीसी से एसी कन्वर्ट करता है। कन्वर्टर एक रूप से दूसरे रूप में कोई सिग्नल है तो उसको बदलने के लिए। तो यहां पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। दूसरा क्वेश्चन, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ यानी आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। प्योर रेजिस्टिव सर्किट है ये आपका आर, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा वी आर, और पूछा जा रहा है कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणक कितना होगा। तो जब इसका फेजर डायग्राम खींचा जाता है तो आपके करंट के साथ साथ इसका वोल्टेज, ठीक है, करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं। एक साथ ही वोल्टेज भी मैक्सिमम मान को प्राप्त करता है और करंट भी इसके साथ ही मैक्सिमम मान को प्राप्त करता है, और दोनों में फेज डिफरेंस जो होता है वो होता है जीरो। फेज डिफरेंस यानी फाई से व्यक्त करते हैं फेज एंगल को। वोल्टेज एवं करंट के बीच बनने वाले कोण को फेज एंगल कहा जाता है, और इन दोनों वोल्टेज एवं करंट के बीच बनेगा कोण 0 अंश। और जब इसका शक्ति गुणक निकालेंगे यानी पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर बराबर होता है कास फाई, और कास फाई, फाई का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पर एक यूनिटी या इकाई इसका पावर फैक्टर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, विद्युत धारा का मान वह प्रवाह की दिशा एक निश्चित दर पर परिवर्तित होता रहता है कहलाता है। जैसे कोई विद्युत धारा है और ये समय के सापेक्ष इसका परिमाण व दिशा बदलता रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं एसी अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर में कौन सा वेव पैदा होता है, कौन सा तरंग पैदा होता है। अल्टरनेटर यानी प्रत्यावर्तक, और प्रत्यावर्तक में प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा यानी ये आपको क्या होता है, साइन वेव। क्या होता है ये, साइन, श्याम साइन वेव। इसको हिंदी में साइन मतलब होता है ज्या, वेव यानी तरंग। तो कौन सा होता है, साइन वेव, ज्या तरंग वेव पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा या अन्य किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा 1 सेकेंड में
पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है? तो एक सेकंड में किए गए चक्रों की संख्या, एक सेकंड में किए गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। क्या कहा जाता है? आवृत्ति। एक सेकंड में किए गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। इसे व्यक्त करते हैं F से, और इसका फार्मूला होता है F बराबर 1/T। ठीक है, 1/T। मात्रक होता है प्रति सेकंड या हर्ट्ज। प्रति सेकंड या हर्ट्ज इसका मात्रक होता है। तो क्या होगा इसके लिए? फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में किए गए चक्रों की संख्या को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का सूत्र क्या है? फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए ऑप्शन नंबर सी, एफ बराबर पी गुणे एन अपान में क्या होता है? 120। ये किसके लिए होता है? अल्टरनेटर के लिए, क्योंकि आवृत्ति से रिलेटेड होता है। और यही जब हम मोटर की बात करते हैं, सिंक्रोनस मोटर की, तो एन एस बराबर 120 एफ बाई क्या हो जाता है? पी। और यहीं से एफ का मान निकालते हैं, तो यहाँ पर एन एस नहीं है, तो ये हो जाएगा, एन होता है आपका स्पीड, पी पोलो की संख्या, और एफ क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। मात्रक क्या होगा इसका? हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय अंतराल ज्ञात करने का सूत्र है। समय अंतराल ज्ञात करने के लिए टी बराबर होता है 1/f। टी बराबर क्या होता है? 1/f। और मात्रक क्या होता है इसका? मात्रक होता है सेकंड। समय अंतराल, टाइम पीरियड या आवर्त काल भी कहा जाता है। ठीक है, आवर्त काल, टाइम पीरियड, आवर्त काल। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा या वोल्टेज का धन अथवा ऋण दिशा में अधिकतम मान ही उसका कहलाता है। देखिए, वोल्टेज हो, विद्युत धारा या वोल्टेज, कोई भी आपका अगर सिग्नल है, तो यहां पर ये आपका साइन वेव बना है, ओमेगा टी। ये आपका साइन वेव का ग्राफ है, साइन वेव है। यहाँ ये आपका दर्शाता है मैक्सिमम वोल्टेज, या अगर करंट का होगा तो ये आपका दर्शाएगा मैक्सिमम करंट। ठीक है, ये भी आपका मैक्सिमम वोल्टेज दर्शाता है, और ये यहाँ आपका क्या दर्शाएगा? मैक्सिमम करंट। ये होता है 0, पाई, 2 पाई। 0 से लेकर के 2 पाई में एक साइकिल पूर्ण कर लेता है, एक चक्र पूर्ण कर लेता है। ये ऊपर वाला आपका होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल। ये होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल, यानी धनात्मक अर्धचक्र। ये होता है धनात्मक अर्धचक्र। ये होता है निगेटिव हाफ साइकिल। ये होता है ऋणात्मक अर्धचक्र, होता है ये ऋणात्मक अर्धचक्र। अब ये कह रहे कि प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज का धन अथवा ऋण दिशा में अधिकतम मान, मतलब ये और ये अधिकतम मान ही उसका क्या कहलाता है? अधिकतम मान उसका क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आयाम। क्या कहलाता है? आयाम। एम्पलीट्यूड क्या कहलाता है? आयाम। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, बाय मिस्टेक ये गलत दे दिया है। इसमें आयाम, कोई ना कोई एक ऑप्शन होना चाहिए। क्या होगा सही यहाँ पर? आयाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएमएस का मान कितना होता है? आरएमएस का मान कितना होता है? तो आरएमएस बराबर होता है आरएमएस बराबर IM/√2। IM क्या है? IM है आपका मैक्सिमम करंट। IM है मैक्सिमम करंट, और IRMS होगा, तो ये होता है रूट मीन स्क्वायर। RMS का मतलब होता है वर्गमाध्य मूल मान। ये RMS करंट।
अब यहाँ पर अगर वोल्टेज के लिए वी आर एम एस निकालेंगे तो ये हो जाएगा वी मैक्स अपान में क्या हो जाएगा √2। यहाँ पर आई एम अपान में √2 का मान होता है 1.414। जब इसे आप 1.414 से जब डिवाइड करते हैं, 1.414 से जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ पर 0.707 भाग देंगे तो इतना मान आएगा किसके बराबर, आई आर एम एस या वोल्ट वी आर एम एस के भी मान के बराबर आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वैद्युतिक मापक यंत्रों में कौन सा मान दर्शाया जाता है? विद्युत मापक यंत्रों में कौन सा मान दर्शाया जाता है? तो आरएमएस मान, ठीक है, आरएमएस वैल्यू दर्शाया जाता है, इसको याद रखिएगा, आरएमएस वैल्यू दर्शाया जाता है। नेक्स्ट, एवरेज वैल्यू का मान कितना होता है? औसत मान, एवरेज वैल्यू यानी औसत मान, एवरेज मान यानी ए एवरेज निकालते हैं भी, मतलब करंट के लिए करंट का औसत मान निकालिए या वोल्टेज का औसत मान निकालिए, तो इसका होता है 2Im/पाई, इसका भी होता है 2Vm क्या हो जाएगा पाई। जब इससे डिवाइड करेंगे 2 अपान में पाई का मान हो जाएगा 3.14, यहाँ पर 3.14, और जब 2 में 3.14 से भाग देंगे तो यहाँ पर आपका 2 में जब 3.14 से भाग देंगे आपका प्राप्त होगा 0.637 मैक्सिमम। तो यहाँ पर 0.637 आएगा औसत मान। नेक्स्ट, पिक फैक्टर का मान कितना होगा? पिक फैक्टर का मान कितना होगा? पिक फैक्टर यानी मैक्सिमम, देखिए सॉरी, पिक फैक्टर आपका क्या होता है कि पिक फैक्टर का मतलब मैक्सिमम, जैसे कि मैक्सिमम मान को बोला जाता है, देखिए मैक्सिमम वैल्यू भी बोला जाता है अधिकतम मान को, और क्रिस्ट वैल्यू भी बोलते हैं, क्रिस्ट वैल्यू भी बोला जाता है, और पिक वैल्यू भी बोला जाता है, ठीक है, पिक वैल्यू भी बोला जाता है। ठीक उसी प्रकार पिक फैक्टर का मान कितना होता है? पिक फैक्टर का मान कितना होता है? तो यहाँ पर जब पिक फैक्टर का मान निकालते हैं तो 1.414 यानी √2 के बराबर इसका पिक फैक्टर होता है, ठीक है, मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म फैक्टर रूप गुणांक का फार्मूला क्या है? तो रूप गुणांक फॉर्म फैक्टर का फार्मूला होता है आरएमएस वैल्यू अपान में एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू अपान में एवरेज वैल्यू। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस परिपथ में विद्युत धारा एवं विद्युत वाहक बल इन फेज रहते हैं? किस परिपथ में विद्युत धारा यानी आई और विद्युत वाहक बल इन फेज किस में होते हैं? तो देखिए यहाँ पर प्योर प्रतिरोधी परिपथ, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में क्या होता है, वोल्टेज और करंट दोनों किस में होते हैं, सेम फेज में। इंडक्टिव में क्या होता है कि इंडक्टिव में वोल्टेज से करंट जो होता है वो 90 डिग्री लैग करता है, 90 डिग्री क्या होता है, लैग करता है। कैपेसिटिव परिपथ में वोल्टेज से करंट 90 डिग्री लीड करता है, वोल्टेज से करंट 90 डिग्री क्या करता है, लीड करता है। जब इसका तरंग बनाया जाता है तो ये वोल्टेज और करंट दोनों एक ही बिंदु से चलेंगे और एक ही साथ मैक्सिमम मान को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर लैग में क्या होगा कि वोल्टेज से 90 डिग्री बाद मैक्सिमम मान को प्राप्त करेगा, और कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है कि वोल्टेज से ये 90 डिग्री पहले मैक्सिमम मान को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में इन फेज होता है। नेक्स्ट, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में पावर फैक्टर कितना होगा? पावर फैक्टर कितना होगा? तो परिपथ में फेज एंगल क्या बनता है, होता है 0, क्योंकि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं। तो पावर फैक्टर जब निकालेंगे तो cos फाई यानी cos 0 और cos 0 का मान कितना होगा, 1, यानी पहला ऑप्शन सही होगा यूनिटी पावर फैक्टर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी परिपथों का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, क्या कहलाता है? इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्या करता है? इंडक्टेंस क्या करता है? इसको व्यक्त करते हैं एल से। मात्रक इसका होता है हेनरी, मात्रक होता है हेनरी। और इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल जब इससे निकालते हैं तो इसको कहा जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रेरणिक प्रतिघात, प्रेरणिक प्रेरणिक प्रतिघात, इसका मात्रक क्या होता है? ओम। मात्रक क्या होता है? ओम। लेकिन यह क्या होता है कि यह करंट का विरोध करता है, लेकिन अचानक अगर धारा में परिवर्तन हो रहा है, सडन चेंज इन करंट अपोजेज, मतलब कि अगर अचानक धारा में परिवर्तन होगा तो वह उसका विरोध करता है। और रेजिस्टेंस भी धारा का परिवर्तन, धारा परिवर्तन का नहीं, रेजिस्टेंस भी धारा का विरोध करता है, लेकिन वो अचानक परिवर्तन अगर होगा तो उसका विरोध वो नहीं करता है। लेकिन यह क्या होता है कि अचानक धारा परिवर्तन का विरोध करता है, इंडक्टेंस कहलाता है। एल से व्यक्त करते हैं और मात्रक होता है इसका हेनरी। और यहां से एक और आप जानना चाहते हैं फार्मूला, तो इंडक्टेंस को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो LT बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3 होता है। और जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो 1 अपान में LT बराबर 1 अपान में L1, 1 अपान में L2 प्लस 1 अपान में L3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटेंस ज्ञात करने का सूत्र क्या है? कैपेसिटेंस ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो आप जानते हैं कि आवेश बराबर क्या होता है? CV, मतलब Q बराबर CV। ये आपका होता है चार्ज, आवेश। C क्या होता है? कैपेसिटर। C होता है कैपेसिटर धारिता। और V क्या होता है आपका? वोल्टेज। तो यहाँ पर जब C का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? Q अपान में V। मात्रक यहाँ से क्या होगा? कूलाम। मात्रक क्या होगा? कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट, या इसी को हम लोग फैरेड के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? फैरेड। मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति वोल्ट या फैरेड। और 1 माइक्रो फैरेड बराबर होता है 10 का पावर माइनस 6 फैरेड। और 1 नैनो फैरेड बराबर होता है 10 का पावर माइनस 9 फैरेड। और 1 पीको फैरेड बराबर होता है 10 का पावर माइनस 12 फैरेड। तो यहाँ पर कौन सा होगा? C बराबर Q अपान में V। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ इंडक्शन के कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। विद्युत वाहक बल यानी EMF इंड्यूस्ड होता है, प्रेरित होता है। तो आरोपित EMF के विपरीत दिशा में कार्यरत होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई डीसी मोटर हो, जब उसको आप डीसी मोटर को सप्लाई देते हैं तो उसके आर्मेचर में बनता होगा, आप लोग जानते होंगे, डीसी मशीन पढ़े हैं या पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, इसको कहा जाता है बैक EMF। इसको क्या कहा जाता है? बैक EMF, पिछड़ा विद्युत वाहक बल। यह क्या होता है कि जो भी आप आरोपित वोल्टेज करते हैं उस आर्मेचर के कारण, उसी का सेल्फ इंड्यूस के कारण क्या करता है? उसका विरोध करता है। तो क्या होगा? बैक EMF। ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका। नेक्स्ट, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मात्रक क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर होता है XL बराबर होता है 2πfl। मात्रक इसका होता है ओम। मात्रक क्या होता है? ओम। ठीक है, मात्रक इसका ओम होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही होगा। हेनरी मात्रक होता है प्रेरक का, हेनरी मात्रक होता है प्रेरक। एम्पियर होता है विद्युत धारा का, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। और वाट मात्रक होता है शक्ति का, शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट, पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा फ्रीक्वेंसी के अनुक्रमानुपाती होता है? तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के अनुक्रमानुपाती XL बराबर होता है 2πfl और XC बराबर होता है 1/2πfc। तो F XL के क्या होता है? समानुपाती। और XC जो होता है वो F के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? समानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती या समानुपाती एक ही चीज है। और ये क्या होता है? विलोमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती एक चीज है। तो कैपेसिटर के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका भी मात्रक ओम होता है, इसका भी मात्रक ओम होता है।
ये आपका होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रेरणिक प्रतिघात। ये होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, धारातीय प्रतिघात। ये फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है और फ्रीक्वेंसी के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्योर इंडक्टिव परिपथ में विद्युत धारा विद्युत वाहक बल से होती है। प्योर इंडक्टिव परिपथ में, प्योर इंडक्टिव परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है? तो यहाँ पर विद्युत धारा विद्युत वाहक बल से, ये हो गया प्योर इंडक्टिव वोल्टेज और ये आपका करंट। यहाँ पर करंट होता है 90 डिग्री क्या करता है? लैग। 90 डिग्री क्या करता है? लैग करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री लैगिंग होगा। कितना होगा? 90 डिग्री लैग करता है। किसमें? इंडक्टिव में। अगर वो कैपेसिटिव होता तो क्या होता? 90 डिग्री लीड करता। नेक्स्ट, प्योर इंडक्टिव सर्किट का पावर लॉस कितना होता है? प्योर इंडक्टिव सर्किट का पावर लॉस कितना होता है? देखिए यहाँ पर पावर लॉस का अगर फार्मूला देखा जाए तो P बराबर होता है VI cos फाई, दोनों तरह से हम लोग समझ लेंगे। और यहाँ पर पावर फैक्टर इसका फेज एंगल होता है कितना? 90 डिग्री लैग। 90 डिग्री क्या होता है? लैग। जब पावर फैक्टर निकालते हैं तो पावर फैक्टर होता है cos फाई, और cos फाई का मान जब रखा जाता है 90 तो इसका मान कितना आता है? 0। तो यहाँ पर अगर मान रखते हैं VI और cos फाई का मान 90 या डायरेक्ट 0 रख सकते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 0। यानी पावर फैक्टर क्या होगा? 0। तो इसका मान क्या आएगा? 0। अब नेक्स्ट देखिए, अगला इसमें अगर आप समझना चाहते हैं कि क्यों 0 होता है तो यहाँ पर ये आपका है पॉजिटिव और ये रहता है निगेटिव साइकिल। होता क्या है कि देखिए कैपेसिटर हो या इंडक्टर हो, दोनों के लिए पॉजिटिव साइकिल में वो एनर्जी को कंज्यूम करता है, ठीक है। पॉजिटिव साइकिल में वो कंज्यूम करेगा और निगेटिव साइकिल में क्या कर देता है? डिलीवर कर देता है। तो नेट जो एनर्जी होता है, नेट जो एनर्जी होगा वो इसका मान जो होता है क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इस कारण प्योर इंडक्टिव सर्किट या प्योर कैपेसिटिव सर्किट लॉसेस नहीं कराने, लॉसेस कराने के लिए केवल एक जिम्मेदार होता है, कौन सा? आर। क्योंकि यहाँ पर इसका पावर फैक्टर होता है 1। जब मान रखेंगे VI और cos फाई के स्थान पर 1 रखेंगे तो इसका मान P बराबर क्या आएगा? VI। इसका मान 0 नहीं होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस कारकों पर निर्भर करती है? तो C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A अपान में D। यह D क्या है और A क्या है? ये दो समांतर प्लेट, इनको मान लीजिए DC सप्लाई से जोड़ दिया जाता है। इसके बीच रखा जाएगा आपका परावैद्युतांक, परावैद्युतांक, और A प्लेट का ये क्षेत्रफल है। प्लेट का क्या होता है? ये क्षेत्रफल। D क्या है? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। जी सर जल्दी बोलिए, बोलिए जल्दी। प्लेटों के बीच की दूरी, तो ई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर A बाई डी। एप्सिलॉन आर प्लेटों, ये क्या होता है? क्षेत्रफल, और डी होता है प्लेटों के बीच की दूरी। प्लेट कितने दूरी पे रखा गया है? बीच का डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर जब डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो कैपेसिटेंस का मान घटता है, और एरिया अगर बढ़ाते हैं तो कैपेसिटेंस का मान बढ़ता है। तो यहाँ पर प्लेटों के बीच की दूरी और अचालक की मोटाई, मतलब इसमें जो परावैद्युतांक भरा जाता है, नॉट की प्लेट की मोटाई पर डिपेंड नहीं करता है। बहुत ये इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटेंस इसमें तो आपका उपयुक्त सभी ऑप्शन सही होगा, लेकिन प्लेट जो है प्लेट के एरिया पे डिपेंड करेगा। प्लेट का एरिया कितना है इस पर डिपेंड करता है, लेकिन इसके पीछे मतलब ये कितना मोटाई का है, इससे इसके एरिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए कैपेसिटेंस जो होता है समांतर प्लेट संधारित्र, प्लेट की क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, संख्या पर डिपेंड करता है, लेकिन उसके मोटाई पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्ञात करने का सूत्र क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए होता है XC बराबर 2 पाई FC। क्या होता है? XC बराबर 2 पाई FC। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्योर कैपेसिटिव सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है? प्योर कैपेसिटिव सर्किट का पावर फैक्टर फाई कितना हो जाएगा? 90। और जब इसका पावर फैक्टर का मान निकालेंगे, क्योंकि अभी तो बहुत बार क्वेश्चन में देख चुके हैं, और पावर फैक्टर हो जाएगा 90, इसका मान कितना हो जाएगा? 0। 0 पावर फैक्टर।
जीरो पावर फैक्टर। नेक्स्ट, आरएलसी सीरीज सर्किट में प्रतिबाधा, इंपीडेंस मतलब होता है प्रतिबाधा, और इसको व्यक्त किया जाता है जेड से, व्यक्त करते हैं जेड से। मात्रक होता है इसका ओम, मात्रक क्या होता है ओम। अब यहां पर सूत्र क्या होगा, तो जेड बराबर होता है, ये आरएलसी सीरीज सर्किट में होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। इसमें तो आपके सारे ऑप्शन ही गलत है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, ये गलत है। ठीक है, क्या होगा इसमें से, ये होगा जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपका तब होता है जब आर एल सी सीरीज सर्किट सीरीज में जुड़ा होता है सी एल आर। तो यहां से ही हम लोग मान निकालते हैं प्रतिबाधा का। ठीक है, अगर इस पे कोई डाउट होगा तो इसका हम डेरिवेशन आपको बता सकते हैं, आप बस एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। इनमें से रेजोनेंस परिपथ के रूप में रूप को पहचानिए। देखिए, रेजोनेंस परिपथ जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। रेजोनेंस का कंडीशन एक्सएल बराबर जब एक्सी होता है तो परिपथ होता है आपका अनुनादित। रेजोनेंस मतलब अनुनाद, परिपथ क्या होता है अनुनादित। जब एक्सएल का मान यहाँ पे रखेंगे किसी का भी मान, तो यहाँ पर जेड बराबर आर स्क्वायर, और एक्सएल का मान यहाँ पे रखेंगे एक्सी के स्थान पर, तो ये दोनों जीरो हो जाता है। तो जेड का मान रूट में आर स्क्वायर, यानी जेड का मान क्या मिलेगा आपको आर, और इस स्थिति में पावर फैक्टर आपका क्या हो जाता है यूनिटी, इकाई। एक्सएल अगर ज्यादा होगा तो ये इंडक्टिव होगा, एक्सएल ज्यादा होगा तो क्या होगा इंडक्टिव होगा, और एक्सी अगर ज्यादा है, एक्सी ज्यादा है तो ये क्या होगा कैपेसिटिव सर्किट होगा, कैपेसिटिव सर्किट, और ये क्या हो जाएगा इंडक्टिव सर्किट। अब दोनों बराबर है तो क्या होगा अनुनादित, दोनों बराबर है तो अनुनादित होगा। नेक्स्ट, रेजोनेंस परिपथ में एक्सएल बराबर एक्सी होने पर कुल रिएक्टेंस का मान क्या होता है। देखिए, कुल रिएक्टेंस बराबर हम लिखते हैं कि आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। हम लोग यहाँ मानते हैं कि माना एक्स बराबर एक्सएल माइनस एक्सी, यहाँ पर इसको मानते हैं टोटल रिएक्टेंस, रिएक्टेंस, कुल प्रतिघात। तो यहाँ पर हम लोग इसके लिए लिखते हैं जेड बराबर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर भी लिखा जाता है। यहाँ पर जब मान रखते हैं एक्सएल, और मान लीजिए कि रेजोनेंस दोनों क्या है बराबर है, तो एक्सी के स्थान पर भी एक्सएल रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा एक्सएल कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा जीरो। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा शून्य। नेक्स्ट, श्रेणी रेजोनेंस परिपथ में इंपीडेंस का मान न्यूनतम रह जाने से क्या होता है। आई बराबर आपका होता है वी अपान में, सॉरी जेड बराबर होता है वी अपान में आई। तो जब आई का आप मान निकालेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा वी अपान में जेड। इंपीडेंस यानी प्रतिबाधा यानी जेड, जब मान इसका न्यूनतम करेंगे तो करंट का मान क्या हो जाता है ज्यादा, तो विद्युत धारा प्रवाह का मान क्या हो जाता है अधिकतम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, समांतर रेजोनेंस परिपथ का इंपीडेंस होता है जब समांतर में सर्किट आरएलसी जो सीरीज है उनको जब समांतर में जोड़ा जाता है तो रेजोनेंस परिपथ में इंपीडेंस क्या होता है मैक्सिमम, इंपीडेंस क्या होता है प्रतिबाधा आपका अधिकतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर एक्सएल इक्वल टू एक्सी होता है अनुनाद परिपथ के लिए, मान रखेंगे 2 पाई एफ एल, और यहाँ पर 1 अपान में 2 पाई एफ सी, तिरिय गुणा करके एफ का मान निकाल लेंगे, तो एफ स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर एफ एल सी होगा, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो एफ बराबर आपका 2 पाई रूट में एल सी आएगा। तो क्या हो जाएगा एफ बराबर 2 पाई 1 अपान 2 पाई रूट में एल सी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, पावर फैक्टर को दर्शाता है। देखिए, वोल्टेज एवं करंट के बीच बनने वाले कोण को कहा जाता है फेज एंगल, और पावर फैक्टर क्या कहलाता है, तो फेज एंगल का कोसाइन, कोसाइन मतलब कॉस, साइन मतलब चिन्ह, कोसाइन क्या कहलाता है आपका पावर फैक्टर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फाई क्या है फेज एंगल, ये क्या है ओम,
नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पावर फैक्टर का रूप नहीं है? कौन सा पावर फैक्टर का रूप नहीं है? तो कास फाई बराबर जेड बाई आर पावर फैक्टर का रूप नहीं है। देखिए कैसे, यहां से मान लीजिए कोई भी एक सर्किट ले लिए, प्योर आर एल ले लीजिए या आरसी ले लीजिए। जब यहां से आप मान निकालेंगे तो आर एल को लेकर के देखते हैं, तो यहां पर ये आपका वी होता है, ये होता है आई, ये होता है वी आर, मतलब कि ये वी एल हो गया। ये तब होगा जब रेजिस्टेंस और एल की बात किया जाए, और ये होगा वी आर। ये दोनों बराबर होंगे तो ये इसको वी एल लिख देते हैं, और ये वी आर है तो वी आर को हम आई इंटू आर लिखते हैं, और वी एल को आई इंटू एक्स एल लिखते हैं। ये आई और आई कट जाएगा, और वी बराबर होता है आई जेड। तो यहाँ से इसका परिपथ आपको मिल जाएगा, जब तीनों से आई कटवा देंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स एल, यहाँ बच जाएगा आर, और यहाँ बच जाएगा जेड, और ये है आपका फाई। ठीक है, तो यहाँ से जब कास फाई का मान निकालेंगे तो आधार, आधार बटे क्या होता है कर्ण, आधार क्या है आर, और कर्ण क्या है जेड। तो कास फाई बराबर क्या हो जाएगा आर अपन में जेड। वास्तविक और आभासी शक्ति होता है, कास फाई बराबर वास्तविक और आभासी शक्ति भी होता है, और एक रिएक्टिव पावर भी होता है। ठीक है, तो रिएक्टिव पावर आपका लंबवत, तो इसको हम लोग गणना में नहीं लेते हैं। दूसरा, कॉस फाई बराबर होता है आर बाई जेड, यहाँ पर बता दिए हैं, और डी होता है कास फाई बराबर एक्टिव पावर और क्या होता है अपरेंट पावर। ठीक है, मतलब केवी वास्तविक शक्ति का मात्रक और अपरेंट पावर आभासी शक्ति का मात्रक होता है केवीए, और रिएक्टिव पावर का होता है केवीए आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्टिव पावर को व्यक्त किया जाता है, रिएक्टिव पावर का व्यक्त किया जाता है के वी आर से, और क्यू बराबर होता है वी आई साइन फाई। जब उसी को त्रिभुज को इम्पीडेंस यानी उसको बोलते हैं प्रतिबाधा त्रिभुज का जब घटक निकालते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक, तो क्षैतिज घटक होता है वी आई कास फाई, और ऊर्ध्वाधर घटक होता है वी आई साइन फाई। नेक्स्ट, पावर फैक्टर का अधिकतम मान कितना होता है? तो पावर फैक्टर का न्यूनतम आपका 0 और अधिकतम क्या होगा 1। ठीक है, पावर फैक्टर का अधिकतम मान आपका कितना हो जाएगा 1, पावर फैक्टर का अधिकतम मान 1 होगा, न्यूनतम कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट, यहाँ पर ये आरएलसी सीरीज सर्किट के लिए यूनिटी पावर फैक्टर के रूप में पहचाना जाता है एक्सएल बराबर एक्सी। जब एक्सएल बराबर एक्सी होता है अनुनाद की कंडीशन में, तो आपका जो सर्किट होगा वो जेड बराबर आर होता है, और इस कंडीशन में आपका परिपथ प्योर रजिस्टिव सर्किट की तरह व्यवहार करता है, जिसमें पावर फैक्टर कितना होता है 1, और फेज एंगल कितना होता है 0 डिग्री। लोड के समांतर में संधारित्र संयोजित करके, लोड के समांतर में संधारित्र संयोजित करके किसका मान बढ़ाया जाता है? तो यहां पर पावर फैक्टर क्या बढ़ाया जाता है? पावर फैक्टर का मान बढ़ाते हैं, शक्ति गुणक का मान बढ़ाया जाता है। क्या होता है? शक्ति गुणक का मान बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, इंपीडेंस का विलोम होता है, इंपीडेंस का विलोम होता है। तो देखिए यहां पर अभी बनाए थे एक त्रिभुज, और ये आपका यहां पर था आर, यहां पर था एक्सएल, और ये था जेड। यदि मान लीजिए कि यहां पर हम दर्पण रख दिए हैं और ये त्रिभुज हो जाए उल्टा, तो ये त्रिभुज आपका कुछ इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, और हम मान लिए कि त्रिभुज उल्टा हो गया, तो ये आर, इसको हम लिख दे रहे हैं 1/r, इसको लिख दे रहे हैं 1/xl, और इसको लिख दे रहे हैं 1/z। ठीक है, 1/ हमने z लिख दिया। कह रहा है कि इम्पीडेंस का उल्टा, इम्पीडेंस का उल्टा, तो इम्पीडेंस का जो उल्टा है मतलब ये प्रतिबाधा, और इसका उल्टा आपका जो इम्पीडेंस का उल्टा, ठीक है, इम्पीडेंस का उल्टा आपका ये कहलाता है प्रवेश्यता, एडमिटेंस। क्या कहलाता है? एडमिटेंस। और 1/r क्या कहलाता है? कंडक्टेंस, चालकता। 1/r क्या कहलाता है? आपका चालकता। और ये आपका कहलाता है ससेप्टेंस। क्या कहलाता है? ससेप्टेंस। ये होता है कंडक्टेंस यानी चालकता। ये होता है 1/z किसका? एडमिटेंस का। और रिएक्टेंस का विलोम क्या होता है? तो ससेप्टेंस। देखिए यहाँ पर ये भी क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, और इसके लिए कौन सा सही होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइन वेव की पीक वोल्टेज, पीक वोल्टेज का मतलब होता है मैक्सिमम वोल्टेज कितना दिया है 12, पूछ रहा है कि आरएमएस वोल्टेज बताइए।
तो यहाँ पर आई आर एम एस बराबर आई एम अपान में क्या होता है √2। जब आई एम का मान दिया है 12 और ये हो जाएगा अपान में √2। जब इसे 12 अपान में 1.414 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 8.484 आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, वोल्टेज 12 वोल्ट दिया है तो वोल्टेज औसत की गणना कीजिए। वोल्टेज दिया है 12 वोल्ट तो आपको एवरेज वैल्यू निकालना है। ठीक है, एवरेज वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर वोल्टेज भी कितना दिया है 12 वोल्ट, आरएमएस दिया है, एवरेज वैल्यू आई ए वी बराबर आई एम 2 IM बाई क्या होता है पाई। तो 2 गुणे वोल्टेज, सॉरी ये तो करंट के लिए हो जाएगा, अगर वोल्टेज के लिए होता है तो वी एवरेज निकालेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा वीएम 2 VM अपान में पाई। तो 2 गुणे वीएम का मान कितना है 12, पाई का मान 3.14। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 2 मतलब 12 दूना 24 और 24 में 3.14 से भाग देंगे तो आपका 7.644 आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडक्टेंस किस कारक पर निर्भर करता है। तो इंडक्टेंस आपका कॉइल की मतलब टर्नों की संख्या पर, बीच की दूरी पर और कोरोड पर और कॉइल के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, सभी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर, ये 3 तरह से एक्साइटेड होते हैं। एक होता है ओवर एक्साइटेड, दूसरा है अंडर एक्साइटेड और तीसरा होता है बैलेंस मतलब नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, अंडर एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड, नॉर्मल कंडीशन। उस कंडीशन में सिंक्रोनस मोटर, तुल्यकालिक मोटर का उपयोग क्या बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो आपका तुल्यकालिक उपयोग जो मोटर जो है यह पावर फैक्टर के लिए किया जाता है, पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब इसके बाद इसके आगे का क्वेश्चन, उत्तेजित ओवर एक्साइटेड, ठीक है, उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर, ओवर एक्साइटेड मोटर संयोजित किया जाता है लोड को बढ़ाने के लिए। यहां पर क्या होता है लोड यानी पावर फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्या तरंग रूप का आकृति गुणांक कितना होता है। ज्या तरंग का रूप गुणांक क्या होता है, फॉर्म फैक्टर कितना होता है। तो फॉर्म फैक्टर होता है आरएमएस वैल्यू अपान में एवरेज वैल्यू। क्या होता है एवरेज वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू बराबर क्या होता है आई एम अपान में क्या होता है √2 और एवरेज वैल्यू होता है 2 IM बाई पाई। जब इसको आप हल करेंगे तो आपका मान आएगा 1.11। क्या आता है 1.11 आएगा। नेक्स्ट, परिपथ में अनुनाद हो सकता है आरएलसी समांतर में। ठीक है, आरएलसी परिपथ में अनुनाद हो सकता है आरएलसी समांतर श्रेणी में। क्यों, क्योंकि तभी हम एक्सएल बराबर एक्सी का मान अनुनादित करने के लिए रख सकते हैं। नेक्स्ट, 4 पिकोफैरेड के 2 कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनकी धारिता कितनी होगी। सीटी बराबर यहाँ पर आपका मान हो जाएगा 4 माइक्रोफैरेड, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 और अपान में कितने कैपेसिटर हैं 2, n कैपेसिटर की संख्या को व्यक्त करता है, मान कितना हो जाएगा 2 पिकोफैरेड। कितना हो जाएगा ऑप्शन 2 पिकोफैरेड। श्रेणी में जुड़ा है तो आप इससे भी निकाल सकते हैं C1 प्लस C2 और यहाँ पर 4 रखिए सॉल्व कीजिए, आपका आ जाएगा 2 पिकोफैरेड। नेक्स्ट, प्योर इंडक्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस कितना होता है 90 डिग्री का। कितना होता है प्योर इंडक्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस होता है 90 डिग्री का और कैपेसिटिव होगा तो भी 90 डिग्री का और रजिस्टिव होगा तो 0 डिग्री का। नेक्स्ट, विद्युत धारा घटना के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार है। तो विद्युत धारा के घटना के लिए आवेश जिम्मेदार है, क्योंकि I बराबर क्या होता है Q/T। आवेश के प्रवाह दर को क्या कहा जाता है धारा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मात्रक होता है एम्पियर या कूलाम प्रति सेकेंड। क्या होता है कूलाम प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती ईएमएफ को गणितीय रूप में, प्रत्यावर्ती ईएमएफ मतलब ये दिया है 200 साइन
314 टी द्वारा व्यक्त किया गया। तो आवर्ती का ये आपका आवृत्ति होगा, आवृत्ति का मान बताइए। तो यहाँ पर जब तुलना करेंगे Vm साइन ओमेगा टी से, ओमेगा के स्थान पर कितना हो जाएगा 314, और ओमेगा बराबर होता है 2πf बराबर 314। तो कितना हो जाएगा, f का मान निकालेंगे तो 314 अपान में 2 और बटे में पाई का मान 3.14, ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे, ये कटेगा और 2 से ये कटेगा, कितना आ जाएगा आपका 50 हर्ट्ज। कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, यदि संधारित्र को डीसी सप्लाई से संयोजित किया जाए तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा। डीसी सप्लाई से संयोजित करना है संधारित्र को, किसको संयोजित करना है, संधारित्र को। कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी एक्सी का मान क्या होगा, एक्सी बराबर होता है 2πfc। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2π, और एफ का मान डीसी सर्किट में एफ का मान कितना होता है 0। तो जब यहाँ 0 रखेंगे और ये सी 1 अपान में कितना हो जाएगा, सब गुणा करेंगे 0, यानी इसका मान कितना हो जाएगा अनंत, और इसका मात्रक क्या होता है ओम। तो यहाँ पर एक्सी का मान कितना आ जाएगा अनंत, यानी यह ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अनंत। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और आपको कोई भी इस वीडियो में डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, टेक केयर।